बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली व क़ाल अज़्ज़ व जल्ल फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी ख़ुस्र इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र अम्मा बाद। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के लायक़ व ज़ेबा है जो तमाम जहानों का बनाने वाला और उसे पालने वाला है, और दरूद सलाम उसके आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम मर्द और ख़वातीन इस खुतबा जुमा के लिए जमा हुए हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस मुख्तसर से वक्त में जिस उन्वान और टॉपिक पर रोशनी डालने की कोशिश करूँगा वो इससे पहले आसाम में NRC हुआ था तो एक डर का माहौल बना था। फिर अब बिहार का इलेक्शन हो रहा है तो फिर वही डर का माहौल, इतने डॉक्यूमेंट चाहिए, 11 डॉक्यूमेंट होना, 15 डॉक्यूमेंट होना, फला होना, ये होना, तो फिर एक माहौल बन रहा है। और इस डर के माहौल में फिर लोग सबसे बड़ी गलती जो करते हो ये कि गलत कदम उठा लेते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं जिस चीज़ को आप जहन में रखे, वो ये है कि सच हमेशा सच ही होता है, उसको आपको तब्दील करने की ज़रूरत नहीं। हालांकि अगर वो छोटे ही शक्ल में क्यों ना हो वो सच है, उस सच को आप किसी झूठ से तब्दील करना चाहेंगे, चाहे झूठ जितना भी बड़ा हो, वो आपको नुकसान देने वाला है। इसलिए कि अगर एक डॉक्यूमेंट में आपने तब्दीली की तो दूसरा डॉक्यूमेंट जो इससे पहले का है वो मेल नहीं खाने वाला है, चीज़ें साबित नहीं होने वाली फिर याद रखें, और बहुत मुश्किल हो जाएगा। और कुछ बातें शायद हम समझ भी नहीं पा रहे। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स जिसकी उम्र आज 50 साल है, मतलब 1 जुलाई 1987 से पहले पैदा हुआ, ठीक है, और आपको लगता है कि उस शख्स का भी कोई डॉक्यूमेंट ज़रूरी है जिसको हम ऐसे तरीके से बनाएं, और आप जाकर उसका कोई गलत डॉक्यूमेंट बना लेते हैं जबकि उसके दूसरे सही डॉक्यूमेंट मौजूद है, लेकिन आपको लगा बर्थ सर्टिफिकेट ही सबसे अहम है तो चलो 1950 में हमारे वालिद या 51 में, 55 में, 60 में पैदा उनका बना लेते हैं, और जाके कुछ भी गैर गलत चीज़ें कर रहे हैं। तो आप याद रखिए अगर उनके डॉक्यूमेंट में आपने गड़बड़ की और वो झूठ साबित हुआ तो पूरे बाकी के लोगों का मामला झूठ साबित हो जाएगा। कितना बड़ा खतरा ये गलत काम करके हम ले रहे हैं, जबकि उस उम्र में जब बर्थ सर्टिफिकेट बनते ही नहीं थे तो उसका सवाल होने वाला भी नहीं है। उनके लिए दूसरे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, कौन सी है वो किसी को भी नहीं पता, ये भी बता दूं मैं आपको। हाँ, ये अलग बात है जो लिस्ट लोग बता रहे हैं वो आसाम के जो NRC के अंदर 11 से 14 डॉक्यूमेंट जो गवर्नमेंट ने बर्थ सर्टिफिकेट के अलावा कबूल की थी वो लिस्ट को लोग बता रहे हैं। हो सकता है हमसे भी वही लिस्ट कबूल की जाए या ना कबूल की जाए, कोई नए डॉक्यूमेंट की फरीज दी जाए, या और भी आसानी दे दी जाए कि ये नहीं बस एक सेंट्रल गवर्नमेंट को सर्टिफिकेट साबित कर दो, एक टैक्स पावती लेके आ जाओ पुरानी 1971 से पहले की, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब क्या कर रहे हैं वो बर्थ सर्टिफिकेट के चक्कर में वो जाके उनको भी एक कुछ तो भी गलत सलाह पता नहीं क्या कर रहे हैं तरीक़ेकार, और एक सर्टिफिकेट बना के ला रहे हैं। अब सोचिए, आप थोड़ा सा गौर कीजिए, एक शख्स जिसका सर्टिफिकेट उसके बाद वालों के लिए लिंकिंग डॉक्यूमेंट है, मतलब यहाँ ऐसा नहीं कि एक शख्स आज पैदा हो गया तो वो हिंदुस्तान का नागरिक बन गया। कुछ लोगों की मैं तारीखें रखूँगा, उनके लिए ज़रूरी कि उनके वालिदैन हिंदुस्तानी हो साबित करें। तो अगर वहाँ आपने गलत डॉक्यूमेंट बना भी दिया तो आप पूरी नस्ल के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। तो लिहाजा ये गलतियाँ मत कीजिए, इसकी ज़रूरत भी नहीं है। मतलब पैनिक होकर डर के मारे गलत फैसला लेना ये और बड़ी गलती में इंसान को डालेगा। तो लिहाजा वो सवाल इतना अहम नहीं था मेरे लिए। सवाल में जो बात कही गई थी कि हमने डॉक्यूमेंट बना लिया, उसको अब QR कोड स्कैन करते हैं तो वो अब बोलता है कि जेन्युइन नहीं है, ये सबसे बड़ा गलत काम हुआ। तो ये गलती कोई ना करे बोल के आज जुमा का खुतबा मैंने सोचा, ऐसा ना हो कि फिर लोग परेशान हों और फिर उस गलती को छिपाने के फिर एक गलती करें। एक स्टोरी है छोटी सी, आपने कभी कोई हिंदी की किताब में बचपन में पढ़ी होंगी कि एक पॉकेट मार रहता, वो जाके एक आदमी का पॉकेट मार लेता और बहुत आसानी से मार लेता। जब पॉकेट मार लेता तो रश रहता बहुत, तो पीछे चलते रहता उसके। जब पीछे चलते रहता तो वो आगे डिस्कस करते बाप बेटे, मतलब एक छोटा बच्चा रहता उस आदमी जिसका इसने पॉकेट मारा चोर ने, वो बोलता है कि बेटा मैंने बहुत मेहनत करके तुम्हारे लिए पैसे जमा किए कि इस मेले के अंदर तुमको कोई चीज़ दिलाऊंगा। और वो बड़ा भावुक हो जाता, मतलब बहुत ज़्यादा गमज़दा और फलसफाना बात कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया। अब चोर सुनते रहता पीछे, तो चोर को गिल्ट फील होता, अरे यार बहुत बड़ी गलती किया, तो अब क्या है पॉकेट वापस डाल देना चाहिए, क्योंकि एक बाप बेटे को कुछ दिलाने आए। तो निकालते वक्त नहीं पकड़ा जाता हो, जब पॉकेट डालता जब पकड़ा जाता, और जो मारते उसकी हड्डी फसली कर देते। तो ऐसा ना हो जाए कि पॉकेट निकालते वक्त तो पकड़े नहीं गए, पॉकेट डालते वक्त पकड़े जाएंगे वापस, इश्यूज हो जाएंगे। मतलब एक गलती की फिर सोचेंगे अब गलती की इस्लाह करूं, फिर दूसरी गलती होंगी याद रखिए, और फिर उससे बड़े नुकसान होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उम्मत मुस्लिमा में लोग ऐसा कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि हर आदमी जो डरा हुआ है वो ये कर रहा है। वो सिर्फ हम नहीं है, वो कोई भी कम्युनिटी से बिलोंग कर सकता। जाहिर सी बात है सबका मसला है। जो लिंकिंग डॉक्यूमेंट बिहार में मांगे जा रहे हैं या जो सारी चीज़ें हो रही है वो कोई कम्युनिटी से नहीं हो, वो सभी से मांगे जा रहे हैं। तो इसमें तो बहुत सारे हमारे SC ST OBC भाई है जिनके लिए बहुत मुश्किल होता है कुछ चीज़ें साबित करना, उनकी गुर्बत और उनकी हालात ऐसे नहीं होती कि ये सब चीज़ें बनाएं। तो इस चीज़ को समझना ज़रूरी है।
अब दुनियावी इन मामलात को समझना क्यों ज़रूरी है, वो बात भी हम सीरत से देखते हैं। सबसे पहले जो मुसलमानों का हमारा एटीट्यूड है, डॉक्यूमेंट की क्या ज़रूरत है, फलां की क्या ज़रूरत है, इसकी क्या ज़रूरत है, कागजात की क्या ज़रूरत है, दुकान खोले तो लाइसेंस की क्या ज़रूरत है, गाड़ी चलाए तो उसमें लाइसेंस क्या ज़रूरत है, गाड़ी खरीदो तो उसमें पेपर देखने की क्या ज़रूरत, ज़मीन लो तो उसमें क्या ज़रूरत है, प्लॉट लो तो उसके अंदर क्या ज़रूरत है, क्लियर देखना, बस डॉक्यूमेंट की क्या ज़रूरत है। तो ये भी अहम चीज़ है, याद रखिए। सीरत से हमको एक वाक़या मिलता है, उस वाक़े को गौर से अगर आप समझे तो इसमें बात कुछ समझ में आएगी। वाक़या इस तरह से याद रखें कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, जब आपने मक्के में दावत दी और यहाँ आपकी दावत का मरहला एक तरह से अब ख़त्म हो रहा था और लोगों ने बड़ा जुल्म और ज़्यादती की, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये लगा कि मैं अब यहाँ से निकल कर ताइफ जाता हूँ दावत देने। ताइफ जाने के आपके दो मकसद थे। एक तो ये कि वहाँ के लोगों को दावत दूँ, और अगर ताइफ के लोग दावत को कबूल कर लेते तो मैं वहाँ बस जाऊँगा। अब मक्का मैं छोड़ता हूँ, मतलब मक्के की रेसिडेंशिप मैं अब छोड़ दूंगा और जाके ताइफ में बच जाऊँगा। एक तो उनको दावत दूंगा, दूसरा फिर मैं बच जाऊँगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी मनसूबा बना कर गया था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो कुछ और बात मंजूर थी। वहाँ के लोगों ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं मानी। बात नहीं मानने के अलावा आपको वहाँ से निकाल भी दिया, मतलब आपको यहाँ की रेसिडेंशिप तो नहीं मिलेंगी, आप ताइफ के नागरिक तो नहीं हो सकते हैं, तो आपको निकाल भी दिया। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो बातें ले गए थे, एक दावत दूंगा, दावत उन्होंने कबूल नहीं की, दूसरा मैं रह जाऊँगा, अब रह नहीं सकते हैं। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ से वापस मक्का आते हैं, तो आपको पता है अब इशू क्या है? क्या इशू था मालूम? मक्का की सिटीजनशिप आपकी जा चुकी थी, अब मक्का में आपको दाखिला नहीं था। ये सीरत का वाक़या आपने सबने पढ़ा होगा। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ के बड़े बड़े सरदारों को अप्रोच कर रहे हैं कि कोई जाकर अब मेरे लिए अमान ले। अमान क्या होता था? अमान ये होता था उस ज़माने में कि कोई इंसान अगर मक्के का रहने वाला नहीं है, तो अगर उसे मक्के में रहना, यहाँ कमाना है, यहाँ ज़िंदगी गुजारना है, तो उसको कोई मक्के का बड़ा सरदार अमान दे, ये कहे कि ये मेरे मातहत है, अब मैं इसकी तरफ से सिफारिशी बनता हूँ, मैं वसीला हूँ इसके लिए, मैं गारंटर हूँ इसका, इसको बोलते थे अमान, इसको रहने दो। तो उसके वजह से इस शख्स को अंदर रहने दिया जाता था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ताइफ गए वापस आए, तब आपको पता था मेरे यहाँ की सिटीजनशिप जा चुकी है। मतलब उस ज़माने में कोई सिटीजनशिप कार्ड, पासपोर्ट नहीं होता था, लेकिन मक्के वालों को पता था कि इन्होंने ताइफ में पनाह लेने की कोशिश की, लिहाजा मक्के में ये नहीं आ सकता, तो लिहाजा अब आपका अंदर दाखिला ममनू था। आपने कई सरदारों को अप्रोच किया, कोई भी आगे नहीं आया, कहा ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको अमान हम कोई भी नहीं दे सकते हैं। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक शख्स के पास गए जिसका नाम मुतिम बिन अदी था। ये काफिर था और कुफ्र की हालत में, नॉन मुस्लिम कंडीशन में इनकी इस शख्स की जो है इंतकाल भी हुआ, याद रखें। मतलब ये इस्लाम ना उस टाइम में मुसलमान था ना बाद में कभी इस्लाम कबूल किया। मुतिम बिन अदी ये भी सरदार था, और ये सरदार था यादव बनु नौफैल का। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके पास अप्रोच किया इस इरादे से कि पहले भी ये शख्स जो है आया था बीच में बचाने के लिए। कब आया था? जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से पूरे जो है बनु हाशिम कबीले का बाइकआउट कर दिया गया था और इनको मक्का से निकाल के दो पहाड़ों के बीच में रख दिया गया था, एक वादी के अंदर। तो ये 3 साल भूख के, परेशानी के, तंगदस्ती के थे कि उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हम में से किसी एक शख्स को अगर सूखे पत्ते या चमड़ा मिल जाता तो हम लोग उसको जलाते, उसकी राख में पानी मिलाते और उसी को खाते। ये उनका खाना था। मतलब वो भूखमरी थी, खाना नहीं दिया जाता था, पानी नहीं दिया जाता था, कोई रिश्ते नहीं करता था, तिजारतें सब, दुकानें उधर है, ये लोग इधर बंद है, सब ठप। और सिर्फ मुसलमानों का नहीं, पूरे कबीले बनु हाशिम का, चूंकि बनु हाशिम सपोर्ट में थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी दावत की हालांकि कबूल नहीं की थी लेकिन सपोर्ट में थे। बाइकआउट। हज़रत उमर फरमाते हैं कि हम पत्ते जला लेते, पत्तों को पानी में मिलाते थे, पेस्ट बन जाता, उसको पीते। तो ये हालत थी। तो उस टाइम में भी जो शख्स आगे आया था वो था मुतिम बिन अदी। इसने कहा था कि चूंकि अब कोई बोल रहा था कि, कोई बोल रहा था मेरा भी दिल है कि ये नहीं होना चाहिए, फलां सरदार बोला मेरा भी दिल है नहीं बोलना चाहिए, फलां सरदार बोला मेरा भी दिल है नहीं होना चाहिए, लेकिन सवाल ये था पहले कौन बोलेगा मेरा दिल बोलता है कि बनु हाशिम के साथ ये नहीं होना चाहिए, ये हमारे भाई है, ये कुरैश कबीला था ना, याद रखे, बड़ा ऊंचा कबीला। तो मुतिम वो शख्स था, इसने कहा कि मैं खिलाफ हूँ इसके, तो दूसरे ने कहा मैं खिलाफ हूँ इसके, तीसरे ने कहा मैं खिलाफ इसके, चौथे ने कहा मैं खिलाफ। बाइकआउट 3 साल का खत्म किया गया। ये था मुतिम बिन अदी। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतिम बिन अदी से कहा अब तुम मान दो मुझे, अब मैं ताइफ गया था इस नियत से, अब मक्के वाले तो वापस आने नहीं देंगे, तो अब तुम अमान दो, सिटीजनशिप तुम्हारे जरिए मिलेंगी। अब मैं वापस नहीं आ सकता हूँ, मक्के में रेसिडेंस नहीं बन सकता हूँ यहाँ का। तो मुतिम बिन अदी ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे अमान में, इन्हें आने दिया जाए। तब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंदर आने दिया गया, याद रखिए इस बात को। तो यहाँ मुतिम बिन अदी ने अमान ली, एक नॉन मुस्लिम काफिर सरदार ने काम किया। उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चूँकि आप एहसान फरामोश नहीं थे, याद रखिए, आप लोगों के एहसानों को याद रखते,
न सिर्फ याद रखते, उनको लौटाने की पूरी ज़िंदगी में कोशिश करते थे, लोगों को बोलते भी थे कि ऐसा हो तो ऐसा करना चाहिए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर में जब ये मशवरा दिया गया कि लोगों को हम क्या करेंगे, कंपनसेशन लेके छोड़ देंगे, कुछ लेंगे और उनको छोड़ देंगे, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ एक बात का ऐलान किया था और सहाबा से कहा था कि सहाबा मेरी इस बात को गौर से सुनो, जंगी बदर की बात की बात है, सही बुखारी में ये वाक़या आपको तफसीलन मिलेगा। आपने फरमाया अगर मुतिम बिन अदी आज जिंदा होता और इनके तरफ से वसीला बनता, गारंटर बनता, तो याद रखना मैं बगैर कुछ लिए के पूरे कैदियों को रिहा कर देता। 70 कैदी पकड़े गए थे। तो आप क्या फरमा रहे हैं, अगर मुतिम बिन अदी जिंदा होता, वैसे एक आदमी एक की अमान ले सकता है, वो क्या कह रहे हैं, जिंदा होता और अगर मुझसे इनका वसीला बनता, आकर कहता कि मोहम्मद इनको रिहा कर दो, तो मैं पूरों को रिहा कर देता बगैर कुछ कंपनसेशन लिए की। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मुकाम बता रहे कि मुतिम बिन अदी का क्या मुकाम था आपकी नज़रों में। चूँकि उसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 मरतबा मदद की थी। पहली मरतबा पूरे बनु हाशिम की और दूसरी मरतबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमान देकर वापस मक्का में लाया था। गोया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रेसिडेंशिप उसने दी थी सेकंड टाइम, वरना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस ज़माने के क़बाइली रूल के मुताबिक कबीले से निकलने के बाद दोबारा वापस शहर में नहीं आ सकते थे। तो समझ रहे हैं आप बात को, दुनियावी हालात होते हैं ऐसे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी हुए। तो उस ज़माने का पेपर मुतिम बिन अदी था, जिसने कहा कि मोहम्मद मेरी अमान में है। ठीक है, तो अब मुतिम बिन अदी तो नहीं आने वाले यहाँ, और ना ही मुसलमानों ने मुतिम बिन अदी जैसे हालात रखे हमने। आप में से कितने लोग हैं जो मेरी बात को सुन रहे हैं, उनका कोई एक नॉन मुस्लिम फ्रेंड है, दोस्त है, जिसके पास जाकर वो मजबूरी में, मुसीबत में कभी आवाज़ दे सकता है कोई? तो वो भी नहीं है हमारे पास, तो मुतिम बिन अदी भी नहीं है हमारे पास। ये सीरत के वाक़यात मामूली वाक़यात नहीं होते हैं, ये सीरत की बातें मामूली बातें नहीं होती है। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उससे अमल, उसका एहसान को याद करना कोई मजाक नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि उनके माहौल से, उनके दीन से आप मरगूब हो जाए, उनके त्योहारात में आप घुस जाए, उनकी ग्रीटिंग्स को आप अपना ले, उनके तरीके पे आप चले, वो नहीं कह रहे। लेकिन ताल्लुकात तो होना चाहिए ना, क्योंकि वो हमारी कौम है, हम उन्हीं में से निकले हुए लोग हैं। ठीक है, एक अलग बात है हमारा मज़हब अलग है। तो मुतिम बिन अदी जैसे लोगों से हमारे ताल्लुक भी नहीं आज, ना सियासत में जो मुतिम बिन अदी बैठे उनसे है, और ना ही दुनिया में जो मुतिम बिन अदी उनसे हमारे ताल्लुकात हैं। बताइए कि मुसलमान कौम का किसी मुतिम बिन अदी जो सियासत में उससे कोई ताल्लुक है, जो आज हमारे लिए खड़े होंगे, हमारे लिए बात करेंगे? बताइए, नहीं आपके पास। तो हमने क्या किया मालूम, अपने आप को दुनिया से ऐसा काटा, हालांकि दुनिया के बारे में यही कहा जाता है कि दुनिया खेती आखिरत की है। तो दुनिया में जियोगे तो आखिरत बनाओगे ना। बहरहाल एक वाक़या था, ताकि मैं कॉन्टेक्स्ट में जोड़ रहा हूँ उसको हमारे माहौल से। तो बहरहाल मुतिम बिन नदी से किया और अल्लाह के रसूल ने एहसान याद किया था। अब मैं जो कहूँगा आपसे, पहली चीज़, पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, डर वगैरह का कोई माहौल बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल भी दुरुस्त चीज़ नहीं है और इसकी ज़रूरत भी नहीं है। याद रखिए, मतलब आप अपने आप को डर के माहौल में डालकर खुद ही ये साबित करें कि मैं ही चोर था, इसकी ज़रूरत नहीं। बोलना बेचारा, कुत्ते को देखिए वो किसके पीछे भागता है, जो खामोखा उसके सामने भागता है। जब आपने कुछ नहीं किया तो आप खड़े रहिए। आप इस मुल्क के शहरी हैं, आप यहीं पैदा हुए, आप यहीं मरना चाहते हैं, आप इस मुल्क के लिए सब कुछ करना चाहते हैं जो आपका, जो इस मुल्क का हक है, और हमारा दीन इससे हमको रोकता भी नहीं। तो लिहाजा को पैनिक को डरने की ज़रूरत नहीं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हर चीज़ में इंसान अपडेट रहे। लेकिन अब अपडेट का मामला क्या है हमारा, बस हाल की बदहाल, हाल का बेहाल मामला है कि कागज़ात के मामले में हम कहीं भी अपडेट नहीं हैं। न किसी के पास आज घर का कोई कागज़ मौजूद है, न किसी के पास ज़मीन का कोई कागज़ मौजूद है, न किसी के पास जो गाड़ी चला रहा है उसका कोई कागज़ अपडेट मौजूद है, न किसी के पास जो दुकान खोला है उसका कोई लाइसेंस, शॉप एक्ट, अगर खाना बेचता है तो फूड एंड ड्रग्स का लाइसेंस, कोई चीज़ मौजूद नहीं। क्योंकि मुसलमानों को अल्हम्दुलिल्लाह इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। फरिश्ते आते हैं, हमारी मदद करते हैं और चले जाते हैं। ये हमने फिर पैसों और रुपयों को ये समझा कि ये तरीक़ेकार है, इससे हम बच जाएंगे, ये फलां है तो इनके जेब में डाल दो, उनके हाथ में रख दो। अरे ये जेब में हाथ में डाल के तुम अपने आप के खुद हाथ और पैर काट रहे हो। जबकि रूल्स एंड रेगुलेशन में फिट होते तो बड़े बड़े काम कर सकते थे, नहीं फिट होने के चक्कर में आज कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। तो कुछ लोग तो चाहते ही है कि तुम लोग चीट करके पास हो, और हम समझ रहे चीटिंग करने जो कॉलेज हमको दे रहा, बहुत अच्छे टीचर्स है, वो चाहते हैं कि तुम चीट करो और तुम बर्बाद करो अपने आप को। वो चाहते हैं कि तुम पेपरलेस जिंदगी गुजारो और बर्बाद करो दुनिया और आखिरत। तो क्या कर रहे हो तुम? तो कोई ज़मीन नहीं, कागज़ नहीं, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट मांगो तो कुछ भी नहीं। 10वीं पास है, कब पास हुए तो वो लाए नहीं, बोले मैंने आज तक जाके कभी मार्क्स में, उसकी जरूरत ही पड़ी, 11वीं मेरे को पढ़ना नहीं था। अरे ठीक है, नहीं पढ़ना था, डॉक्यूमेंट तो लाता, पास हुआ। कोई परवाह नहीं किसी को कोई चीज़ की, किसी डॉक्यूमेंट की। जॉब है तो उसका कोई ना लेटर है, ना कोई छोड़ने का कोई वो है। लीगल कोई इशू है तो कोई डॉक्यूमेंट आज नहीं है कि अब्बा की ज़मीन थी, एक लीगल झगड़ा था, लाओ
क्योंकि ये लीगल झगड़ा भी उनके सिटीजनशिप साबित करेंगे। आज मान लो 1971 से पहले अगर कोई कोर्ट का डॉक्यूमेंट वालिद के नाम से होगा तो वो भी वैलिड डॉक्यूमेंट है कि यहाँ के नागरिक थे। अब पता नहीं यार, केस तो लड़े थे लेकिन अब पता नहीं कहाँ है। अब जाहिर सी बात है 71 का केस तो ऑनलाइन भी नहीं मिलने वाला है। कहाँ है वो? थे चचा के पास, थे चचा के पास फला गए, उनकी मौत पे यहाँ थे, शायद अम्मी ने जला दिए, चूहों ने खा गए और उसको फला चीज ले गई। अरे वो केस था, डॉक्यूमेंट थे, रखना चाहिए था। किसके ऊपर हुआ, क्या लीगैलिटी है, व्हीकल कौन सी चला रहा है उसकी क्या लीगैलिटी है, एनजीओ चला रहा था उसको कोई सर्टिफिकेशन ऑडिट नहीं है, बिजनेस कर रहा है तो उसको कुछ नहीं है। तो लिहाजा हम एक पेपरलेस कम्युनिटी जीना चाह रहे हैं, हम इन्वायरमेंट को सबसे ज्यादा फायदा देना चाह रहे हैं। कागजी मत बनाओ। क्या तमाशा है ये क्या जिंदगी जीने का तरीका है? जो दिन आपको मामूली मामूली चीजों के ऊपर आगाह कर रहा है, जो दिन आपको छोटे से छोटी चीज के अंदर एहतियात की बात कर रहा है, आपने मजाक बना लिया उसका। पानी में, वजू में इसराफ ना करने का हुक्म दिया जा रहा, ज्यादा पानी इस्तेमाल करने का हुक्म नहीं जा रहा, मतलब वहां भी एहतियात का हुक्म दिया जा रहा। पानी है ना, कितना वेस्ट करे तो क्या होता, नहीं कहा जा रहा, नहीं, एक बार मिनिमम, 3 बार मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं। तो देखिए एहतियात का पहलू। मैं कितना ही बहाऊंगा, मैं तो कुएं के पास रहता हूँ, नहीं बहा सकते। 3 बार धोना है बस, आ जाओ। 1 टाइम नहीं धुला तो 2nd टाइम, नहीं धुला तो 3rd, इसके बाद इसराफ है, ज्यादती है, ये वजू नहीं होगा फिर आपका। मैक्सिमम है 3, तो हम तो 3 से शुरू हो रहे थे, 33 तक जा रहे हैं हम। धोते ही बैठा है बदो, हाथ धो रहा, बात करते करते पूरा, क्या ये तमाशा। तो हर चीज का एक वो है, तो क्या वो कागज जिस जमीन पर रह रहे उसके मामले में मामला उसको सुधारने का हुक्म नहीं देगा? देगा भाई। हजरत उमर अपनी जमीन को वक्फ कर रहे हैं, वक्फ के उसमें मैंने रखा था, लिखा रहे हैं वक्फ, और लिखना मजाक नहीं था, लिखने के लिए चमड़ा लगता था, लिखने वाले लोग कम थे, चमड़े के लिए जानवर, अब समझ रहे हैं आप, उतने मुश्किल में भी लिखाया जा रहा था, चूंकि अहम चीज थी, अहम चीज। कागज की बात है ना, लिखाया जा रहा है। हजरत उमर ने वक्फ की जमीन तो लिखाया, उन्होंने दे दिए, इन्होंने बोल दिए, बाद में बच्चों ने आगे कब्जा कर लिया, बस उनके जिन्होंने वक्फ किए थे। क्यों? तो बोले अब कागज कहाँ है कोई, अल्लाह रहम करे। बहरहाल तो ये सब किया गया। तो आइए बस मुख्तसर से, सिटीजनशिप एक्ट हिंदुस्तान के अंदर एक कानून बना था 1955 में, इसको कहते हैं सिटीजनशिप एक्ट 1955। इसके अंदर 6 तरमीमात हुई 1955 के बाद से अब तक। आखिरी तरमीम थी, इसका नाम था CA 2019, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, जिसके अंदर जो सबसे बड़ी तब्दीली लाई गई ये लाई गई कि हमारे पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल में वहाँ की माइनॉरिटीज, जिसमें मुसलमानों को छोड़कर अगर किसी पर जुल्म होता है तो उनको हमारा मुल्क सिटीजनशिप दे देगा, अगर वो लीगल तरीके से हमारे मुल्क में आते हैं या इलीगल तरीके से 2014 से पहले आए थे, तो उनको सिटीजनशिप, नागरिकता मिल जाएंगी। तो ये उसका आखिरी अमेंडमेंट था, जिसपे काफी लोगों ने कहा कि ये नहीं होना चाहिए, अगर आप सब जानते हैं, उसको रिपीट करने की जरूरत हमको नहीं याद रखी। तो इस ये एक्ट है 55 का, और उसके बाद इसके अंदर 6 तरमीमात थे। अब तरमीमात के बाद अब क्या है ये एक्ट, उसमें मुख्तसर से सिर्फ 3 नुकाते याद रखने के लिए वो रखता हूँ आपके सामने, इसी को समझ लीजिए, सारे मसाइल हल हो जाएंगे इंशाल्लाह। पहला ये एक्ट बोलता है कि 26 जनवरी 1950 के बाद जो भी इस मुल्क में पैदा हुआ, याद रखिए, और वहां से लेकर 1 जुलाई 1987, ये कट ऑफ डेट याद रखिए, 1 जुलाई 1/7/1987, 1987 ये कट ऑफ डेट है। इसमें जो पैदा हुआ ये इसकी पैदाइश की वजह से हिंदुस्तानी है, बाय वर्च्यू ऑफ बर्थ पैदा हुआ तो नागरिकता हो गई उसकी बाय डिफॉल्ट। समझ रहे आप? अब इसको वो साबित करने के लिए पैदा हुआ था, वो कहीं डॉक्यूमेंट दे सकता है, वो बाद में मैं लिस्ट रख देता हूँ आपके सामने। समझ रहे आप? तो क्या हुआ, 26 जनवरी 1950, चूंकि इस टाइम जो है जमहूरियत बना था इंडिया, याद रखिए, आज़ाद तो 47 में हो गया था, लेकिन एक जमहूरियत बनने के लिए याद रखिए ये इस टाइम हुआ था, इसलिए 26 जनवरी को याद रखिए तय किया गया है। तो वहां से लेकर 1 जुलाई 1987 से जो भी पैदा हुआ वो इंडियन सिटीजन हो गया। तो अगर आप 87 से पहले पैदा हुए तो आपको अपना साबित करना, पैदा हुए, आपके बच्चे खुद ब खुद साबित हो जाते हैं। अगर बच्चों के डॉक्यूमेंट पूरे हैं, आपके नहीं है, तो नहीं हो सकते आप साबित, ना बच्चे हो सकते। फिर ये बात याद रखिए, कट ऑफ्स भी याद रखिए। हम क्या समझ रहे हैं, मैंने इसलिए कहा 1950 के आदमी को आपने बर्थ सर्टिफिकेट बना दिया, लिंक कैसा करेंगे दोनों को, वो भी तो इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया ये। तो अगर आप 1987 से बाद पैदा हुए तो खाली आपको आपके डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, अब्बा के भी होना। ये बात याद रखिए, हम समझे खाली बच्चा तो साबित हो गया, चलो मतलब गलत सोच है, लेकिन मेरा लोग सोच, चलो मैं गया तो चलता, कहीं नहीं जाने वाले इंशाल्लाह। आप बच्चों का तो हो जाएंगे, बच्चों का भी नहीं होगा, आपके डॉक्यूमेंट नहीं है तो। ना हमारे पास बर्थ सर्टिफिकेट है, अरे कम से कम डेथ सर्टिफिकेट तो बनाते, अगर मर गए थे लोग तो वो भी नहीं बनाते हैं, बनाए तो वो लेते भी नहीं है। अल्लाह रहम करे, डॉक्यूमेंट्स का ये हाल है। तो बहरहाल ये हो गया पहला जो अमेंडमेंट बोलता है, एक्ट बोलता है। तो ये हो गया, ये पैदाइश से हो गए।
अब ये चाहे इनके माँ बाप कोई भी होंगे, कोई इससे परवाह नहीं, ये पैदा हो गए यहाँ के नागरिक। अब दूसरा इसका क्लॉज क्या बोलता है वो भी सुनिए, तीन ही बातें इसमें से मैं रख रहा हूँ। दूसरा, अगर तुम 1 जुलाई 1987 के बाद पैदा हुए और 2 दिसंबर 2004 तक पैदा हुए, ये भी कट ऑफ डेट है, तो तुम्हारे माँ बाप में से कोई एक का इंडियन होना जरूरी है। कोई एक कैसा, माँ या तो इंडियन सिटीजन हो या बाप इंडियन सिटीजन हो, या माँ या बाप में से किसी एक के कागजात प्रूफ होना जरूरी है। सेकंड के ना भी हो तो कंसिडर किया जाएगा। ये दूसरा इसके अंदर है। तब यहाँ भी लिंक आ गया फिर से कि 87 में नहीं है तो उसके बाद साबित करना पड़ेगा उसके बाद की नस्ल के लिए। तीसरा जो उसके अंदर है वो ये है कि 3 दिसंबर 2004 के बाद जो लोग पैदा हुए उनके माँ बाप का हिंदुस्तानी होना जरूरी है, पहला। अगर माँ बाप हिंदुस्तानी नहीं है तो किसी एक का हिंदुस्तानी होना जरूरी है, दूसरा। और एक का हिंदुस्तानी होना जरूरी है और दूसरे का हिंदुस्तानी ना भी हो तो इलीगल इमिग्रेंट नहीं होना, वो घुसपैठिया नहीं होना चाहिए उसे। 87 से 2004 तक के अंदर ये नहीं है, वो कोई भी हो सकता माँ बाप, मतलब माँ या बाप साबित हो गया, दूसरे का साबित ही नहीं करना है, वो इलीगल है नॉन इलीगल है उसकी बात ही नहीं होने वाली, खत्म हो गया इशू। लेकिन 3 दिसंबर 2004 के बाद एक्ट क्या बोल रहा है, दोनों होना भारतीय नागरिक, दोनों में से कोई एक होना भारतीय, लेकिन अगला पार्टनर जो है वो इलीगल इमिग्रेंट नहीं होना, तो उसको ये भी साबित करना है कि वो लीगली कहाँ से आया हुआ है। ठीक है, तो ये है एक्ट। तो इतना ही जानना था और कुछ इसके आगे पीछे वो सब तफसीलात की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें नेशनलिटी के कई तरीके हैं जिससे इंसान नेशनल बनता है। हमको डिस्कस करने की हम लोगों को जरूरत नहीं है उसकी। ये बात एनआरआई के लिए भी होंगी कि उसका बच्चा कहीं भी पैदा हो कोई मसला नहीं, उसके माँ बाप इंडियन है तो इंडियन बन जाता है, ये बाय डिफॉल्ट है। हाँ, अगर वो किसी ऐसे मुल्क में जाओ इंडियन नेशनलिटी नहीं लेके वहाँ के लेना चाह रहा है, उसका मसला। जैसा कि यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में ये रूल था, यूएस में तो शायद ये खत्म हो गया, बाय बर्थ, वर्चुअल बर्थ, आप पैदा हो गए तो आपको नेशनलिटी मिल जाती थी। यूएस में अब बंद हो गया, 5 साल रहना है वो वगैरह वगैरह सारा उन्होंने उसूल ला दिया। बहरहाल ऑस्ट्रेलिया में अभी भी आपका बच्चा अगर वहाँ पैदा हो जाए तो होता है ऐसा। लॉकडाउन में कई लोगों के साथ हुआ, घूमने गए थे, लॉकडाउन लग गया, वहीं रह गए, प्रेग्नेंट थी औरतें, बच्चे हो गए, बाय बर्थ वो ऑस्ट्रेलियन नेशनल हो गए, उनको नेशनलिटी मिल जाती है, वो लेना नहीं लेना उनके ऊपर है। बहरहाल समझ रहे आप बात को। तो ये 3 बातें थी बस, खत्म। इसके अलावा और कुछ सोचना नहीं है हमको। 87 से पहले कि लोगों को अपना डॉक्यूमेंट बनाना है, साबित करना है, तो उनके बच्चे वगैरह खुद हो गए। लिंक कैसा होंगे, लिंकिंग डॉक्यूमेंट जरूरी है कि आप है तो आपके साथ आपके बीवी का नाम हो, आपके बच्चों का नाम हो, वो सारी चीज, सर्टिफिकेट्स, टीसी, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, उसके बाद मैरिज सर्टिफिकेट और कई चीज़ें जिससे आप साबित कर सकते हो। कोई बहुत बड़ा टेक्निकल काम नहीं है, लेकिन अपने आप को साबित करने के लिए 3 बातें हैं। अब क्या हो रहा, गलती लोग 87 से पहले साबित करने के लिए तुले हुए याद रखें, गैर गलत काम कर रहे हैं, बिल्कुल इसकी जरूरत नहीं है। चूंकि अगर ये चीज़ें ना मिले, चूंकि उस ज़माने में आम नहीं थी, आप गांव में पैदा हुए, आप घर में पैदा हुए, उस ज़माने में ऑफिस नहीं था, ये था वो था फला था, तो भी आपको कोई मेहनत करने की, परेशान होने की जर्रा बराबर भी ज़रूरत नहीं, याद रखिए। अब आइए, ये जो डॉक्यूमेंट अगर ना हो आपके पास, बर्थ सर्टिफिकेट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, तो और क्या क्या चल सकता है। तो ये आसाम के जो CNRC में जो बातें थी गवर्नमेंट ने दी थी वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। यहाँ हो सकता है ये बदल जाए, इसलिए मैंने कहा कि अब तक कोई डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए बताया नहीं गया, लेकिन हम समझ रहे हैं ऐसे ही कुछ लगेगा। ठीक है, तो पहली चीज तो बर्थ सर्टिफिकेट सबसे मजबूत डॉक्यूमेंट है आपका, अगर है तो सबसे अच्छी बात है। बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट जिसने डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई हो आपकी, कोई भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, 10वीं का आपका सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, क्या आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं TC, उसके अलावा कोई भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर आपकी डेट ऑफ बर्थ दर्ज की गई हो। लेकिन अब हमारा मसला ये है कि एक पे एक डेट ऑफ बर्थ दर्ज की हुई, दूसरे पे दूसरे, ये भी मसाइल पैदा करके रखे मुसलमानों। मतलब एक तारीख तो तय कर लो कब पैदा हुए हैं। नहीं, उन्होंने जब बोले थे गलती से उन्होंने 10 को 12 लिख दिए, इन्होंने 13 लिख दिए, वो मैंने चौथा महीना और तीसरी तारीख बोला था, उन्होंने तीसरा महीना और चौथी तारीख मान लिए, तो जब भी सही क्यों नहीं कराया भाई, वो तो ऑफिसर का जब भी काम था दूसरा बना देता हो। अब कितनी मुश्किलात है देखो, 2 डेट ऑफ बर्थ, 2 ईयर ऑफ बर्थ लिखे हुए हैं, तो ये तो कम से कम एक जैसा होना चाहिए था। बहरहाल, तो ये था एजुकेशनल डॉक्यूमेंट। अगर आपके बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो स्कूल में दाखिला लिया था तो वो जो रजिस्टर में लिखा हुआ होगा वो भी चलेगा, एक फॉर्म फिल होगा, सब चलेगा। पुराना कोई भी कागज है उसको वेस्ट मत समझिए, कुछ भी काम आ सकता है इंशाल्लाह आपको। तो ये रखिए उठा के। दूसरा एक अहम डॉक्यूमेंट जो है जो आपकी नेशनलिटी के लिए काम आ सकता है वो आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट है, TC, स्कूल का लिविंग सर्टिफिकेट, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है अंदर। तो अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो वो लाइए स्कूल, क्योंकि पुराने जमाने में स्कूल में जब बच्चों को लिया जाता था बर्थ सर्टिफिकेट ना होता तो TC को अहमियत दी जाती। उसके बाद के दौर में TC पे जो लिखा है बोलते थे बस यही माना जाएगा, अब तुम नाम मत बदलो, TC पे लिखा हुआ, अरे नहीं मेरा नाम तो ये है, नहीं बस अब वो फैज नहीं फयाज लिखा हुआ है TC पे, अब फयाज ही रहेगा तुम्हारा नाम, चलो अब TC पे जो है होता है। तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट नहीं होगा तो लाइए, स्कूल में मिलते हैं। हर लिविंग सर्टिफिकेट का रूल होता है कि वो 3 बनाए जाते हैं,
एक स्कूल के पास हमेशा होता है, पहला वाला आपको फाड़ के दिया जाता है, दूसरे पे डुप्लीकेट लिखा होता है, तीसरा स्कूल के पास रहता है। तो एक तो है स्कूल के पास, एक डुप्लीकेट वाला होगा जो आपने निकाला नहीं, और एक जो असल है जो देते नहीं किसी को, वो भी रहता है उनका, वो भी मिलेंगे इंशाल्लाह। तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट है, निकाल के ला लीजिए जाकर, तो घबराने की जरूरत नहीं है आपको। नया खामोखा झूठे डॉक्यूमेंट की कोई जरूरत नहीं, सत्य पहले का है, जाइए ट्रांसफर सर्टिफिकेट स्कूल से निकाल लीजिए, हो गया मामला खत्म। ठीक है। इसके अलावा क्या चीजें हो सकती है, याद रखिए लैंड रिकॉर्ड्स, लैंड ओनरशिप, स्पेशली 1971 से पहले जमीन जो कागजात होते जमीन के, मैं फला जमीन ली थी, फला खेत लिया था, तो जमीन में क्या होते हैं, और वो लैंड रिकॉर्ड में जो नाम है वो मामूली नहीं होता, उसकी बड़ी अहमियत है, वो होना चाहिए याद रखिए। इसमें इस बात के लिए फिक्र मत कीजिए कि लैंग्वेज के चेंज होने से नाम में तब्दीली आई, हुकूमत ने पहले कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने, ये जो जबानों के बदलने से होता है, ऐसा रिजवान और रिजवान, मराठी में रिजवान लिख देते हो तो इससे कोई मसला नहीं होगा, बोले रिजवान ही माना जाएगा। ठीक है, तो वो फिक्र मत कीजिए कि वो RIZ था तो RIJ कर दिया उन्होंने, वो मसला नहीं है। हुकूमत ने पहले बोल दिया कि वो वर्नाकुलर लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज में डॉक्यूमेंट बनते हैं तो अरबी का या उर्दू या फारसी नामों में तब्दीली आती है, तो वो मसला नहीं है, वो साबित कर सकते हैं, उसके लिए फिक्रमंद नहीं, सही करा सकते तो वो भी करा लो, फिक्रमंद मत हो उसके लिए, डरिए मत उस मामले में। ठीक है, तो लैंड रिकॉर्ड से ओनरशिप्स होती थी 1971 से पहले की। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट या नेशनलिटी सर्टिफिकेट जो आप बच्चों के जनरली बनाते होंगे, या आपने पहले बनाया होगा पुराना, चलिए 1987 से पहले आप पैदा हुए, TC नहीं थी आपके पास, बर्थ सर्टिफिकेट भी, लेकिन अगर डोमिसाइल या नेशनलिटी का भी बनाया हो, जो कि एजुकेशन के लिए लगता था, मालूम आपको, बर्थ, डोमिसाइल या नेशनलिटी सर्टिफिकेट एक ही साथ बनता था तीनों, एक पेपर आता था, उसमें लिखा रहता था कि इंडियन नेशनल है, इनका बर्थ यहाँ हुई, रेसिडेंस ऑफ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, यहाँ रहते हैं, तो इसको बोलते हैं डोमिसाइल। डोमिसाइल का माना होता है आप इरादा या नियत किस जमीन पर रहने का करते हैं, तो उसको बोलते हैं डोमिसाइल। ठीक है, मैं जैसे यहाँ से निकलूंगा, दिल्ली जाके थोड़े दिन रहूंगा, तो मेरी अगर नियत दिल्ली में रहने की थोड़े दिन है, साल 2 साल, तो मैं वहाँ का डोमिसाइल कहलाऊंगा, हालांकि मैं महाराष्ट्र स्टेट का रहने वाला हूँ, लेकिन वहाँ का डोमिसाइल हूँ। तो वो सब लिखा होता है, बच्चों के लिए बनाए होंगे लोगों ने इसको डॉक्यूमेंट्स, जो आपके अगर महाराष्ट्र का बच्चा आंध्रा में जाके पढ़ रहा है, कर्नाटक में पढ़ रहा, तो ये बनता ही था कंपलसरी, वो डॉक्यूमेंट भी यहाँ काम आएगा, क्योंकि उस पर आपकी बर्थ डेट रहती है। और अभी जो नेशनलिटी का सर्टिफिकेट है, जो अभी कोर्ट मान रही है, वो सिर्फ और सिर्फ यही है, मालूम हो, डोमिसाइल नेशनलिटी सर्टिफिकेट जो है, इसी को नेशनलिटी माना जाता है, याद रखिए। आपका पासपोर्ट भी नेशनलिटी नहीं माना जाता है, आधार भी नहीं माना जाता है, वोटर ID भी नहीं माना जाता है, मालूम आपको, या तो TC हो, या तो फिर सेकंड नंबर पे आ जाता है नेशनलिटी सर्टिफिकेट या सिटीजनशिप का आता है, जो आपको कलेक्टर ऑफिस के अंदर बनता है, आप जाके अभी भी बना सकते हैं उसको। अभी डॉक्यूमेंट ज़्यादा लगते हैं, पहले 4 डॉक्यूमेंट बनता था, अभी 6 डॉक्यूमेंट आपसे डिमांड करते हो, आपका बर्थ सर्टिफिकेट, आपका TC, आपका 10th का या 12th का एजुकेशनल सर्टिफिकेट, उसके बाद आपका अगर पासपोर्ट है तो वो मांगते हैं, आपका आधार मांगते हैं, आपका पैन लेते हैं, आपका वोटर ID, कई चीज़ें लेते हैं, और उसके बाद आपका जो लोकल कलेक्टर ऑफिस आपको एक सर्टिफिकेट इशू करता है, सर्टिफिकेट ऑफ सिटीजनशिप। आज भी आप अगर इंडिया से बाहर ट्रैवल करेंगे, किसी भी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में जाएंगे, तो वो बोलते हैं आपके सिटीजनशिप सर्टिफिकेट लाइए, आप बोलेंगे पासपोर्ट है ना, नहीं पासपोर्ट सिटीजनशिप नहीं होता, तो आपको यहाँ बनाना ही पड़ता है वो। तो पहले आसानी से बनता था 2019 से पहले, अभी मुश्किल से, लेकिन बनता है, बना लीजिए जाकर, ये भी होगा, या 87 से पहले अगर बनाया होगा, वो भी डॉक्यूमेंट बन जाएगा आपका नेशनलिटी का, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। फिर वो लिंक डॉक्यूमेंट्स आपके बच्चे वगैरह वो सब हो जाते हैं, समझ ना बात, बच्चों वगैरह का बनाना है, बना लीजिए, आपका तो भाई वो भी कर लीजिए, कोई मसला नहीं, सबके सब डॉक्यूमेंट बना लीजिए, नहीं है तो बनाइए, है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये 87 से पहले वालों को बनाइए, उसके बाद वालों के बना के रखिए, इसको बोलते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट या नेशनलिटी सर्टिफिकेट, सिटीजनशिप का उसमें तस्करा आता है। सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी डॉक्यूमेंट भी इसके लिए वैलिड होगा, क्योंकि आसाम में यही हुआ, भाई आप जॉब करते थे, चलो उस पर क्या डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई, आपने जॉब ज्वाइन किया, हो गया नेशनलिटी हो गया, आप मिलिट्री में थे, आर्मी में थे, आर्म फोर्सेस में थे, सेंट्रल गवर्नमेंट में थे, स्टेट गवर्नमेंट के किसी उसमें थे, सब वैलिड है, याद रखिए, ये भी इसमें कंसिडर किया जाएगा। इसके अलावा बैंक अकाउंट और सर्विस बुक्स जो आपकी थी, जो उस टाइम में पुराने बैंक अकाउंट थे, तो वो भी वैलिड माने जाते हैं, वो डॉक्यूमेंट भी आसाम में कबूल किए गए कि भाई किसी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नेशनलाइज बैंक, लाओ तुम्हारा अकाउंट था 71 से पहले, यहाँ था भाई अकाउंट, चलो वहाँ आ जाते हो, बैंक से वो करे, वो भी माना जा रहा है। ठीक है, सर्विस बुक होते थे, पोस्टल इंश्योरेंसेस होते थे उस जमाने, जो भी डॉक्यूमेंट सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के, सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी, याद रखें। इसी तरह जो है इलेक्शन कार्ड था आपके पास पुराना, वो भी चलेंगे इसके अंदर, वो भी माना जाएगा, इलेक्शन कार्ड भी वैलिड डॉक्यूमेंट है, याद रखें। अभी जो कबूल हो रहे चंद में से, एक तो बर्थ सर्टिफिकेट, दूसरा आपका डोमिसाइल, और तीसरा आपका इलेक्शन कार्ड भी माना जा रहा है, लेकिन इलेक्शन कार्ड 3rd नंबर पे आता है। अभी जो चीज़ें मानी जा रही है, आधार पासपोर्ट को उन्होंने कह दिया यही नहीं वैलिड, तो छोड़ ही दीजिए उसको, तो आप ठीक, लेकिन बना लीजिए, बनाने से क्या होता है आपके डॉक्यूमेंट तरतीब में आ जाते हैं, क्योंकि पासपोर्ट बनाने में वो पूरा असेसमेंट करते हैं, नाम और फला तो सब सही हो जाता है, फिर नाम FAIZ, FAYZ, FAYYZ, FA कुछ भी लिखे हुए नाम,
सब सही हो जाते तो कहूँगा बना लो, अच्छा है सारा डॉक्यूमेंट, फिर क्या बोलते हैं उसको, आम जबान में कहेंगे वलंबे में आ जाते हैं, सीधे हो जाते हैं सब। कर लो भाई वो सब चीज़, तो बना लो जाके अभी भी पासपोर्ट। नेशनलिटी तो साबित नहीं होंगी लेकिन डॉक्यूमेंट तो बन जाएंगे, सब सुधर जाएंगे, नाम वगैरह जो गड़बड़ है ये है वो सब हो जाता है। पासपोर्ट भी एक डॉक्यूमेंट है, चूंकि उसको भी माना गया कि 71 से पहले का पासपोर्ट एक्सपायर पासपोर्ट भी था तो वैलिड माना गया। ये एक शख्स का 1971 से पहले पासपोर्ट था एक्सपायर, लेकिन उस पर डेट ऑफ बर्थ ही माना गया, इसको भी लिया जाएगा। उसके बाद वाले नहीं, 1987 वालों के लिए बोल रहा हूँ मैं, 71 से पहले के पासपोर्ट भी वैलिड है। तो अब किसी के पास ना डेट ऑफ टेस्ट सर्टिफिकेट है ना कुछ है, पासपोर्ट है पुराना, लाओ उसको भी, वो भी आपका माना जाएगा कि ये भी वैलिड डॉक्यूमेंट है आपकी डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई करने के लिए। ठीक है, तो ये भी याद रखें। और इस सबकी कट ऑफ डेट्स है, मैंने सब बता दिया। कट ऑफ डेट्स 1 जुलाई 1987, उससे पहले, उसके बाद 2 दिसंबर, उसके बाद 3 दिसंबर से लेकर 2004 तक है। तो सारी चीज़ अगर अब तो गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट से ही सारे डॉक्यूमेंट बनते हैं। अब ये तो कंपलसरी, पासपोर्ट बनाना है तो बर्थ सर्टिफिकेट लाना ही पड़ेगा 2004 के बाद जो पैदा हुए उनको। ठीक, बहरहाल ये सब चीज़ें अब इन डॉक्यूमेंट के अंदर जो नहीं है बना लो, जो है अच्छी बात है। अब इसमें एक अहम चीज़ है, उसको चेक करो कि क्या नाम लिखा हुआ भाई। मोहम्मद तो इतने अजीब व गरीब लिखे हुए, MOHAMMAD MUHAMMAD MOHD MDM डॉट क्या क्या है। अब कैसे साबित करेंगे, 4 मोहम्मद अलग अलग लिखे हुए आपने। आप जो डॉक्यूमेंट इंग्लिश में बने उसमें तो नाम सीधे होना था ना, चलो जो इंग्लिश से मराठी में, मराठी से इंग्लिश में, ठीक है उसमें गड़बड़ थी, इंग्लिश वाले डॉक्यूमेंट में आपने सही नहीं कराया। अब रिजवान है RIZWN RIJWN RIJJWN, ये तो कम से कम सही कराते। माँ का नाम अजीब गरीब लिखा, बेगम फातिमा, किसको याद नहीं कि बेगम लगाते, अम्मी के नाम के आगे फातिमा, आधे डॉक्यूमेंट में बेगम, आधे डॉक्यूमेंट में फातिमा, अम्मा का नाम कौन पूछ रहा। अरे यहाँ जरूरी डॉक्यूमेंट में माँ का नाम भी सही होना, माँ बाप दोनों है ना, माँ का नाम अलग रहेगा तो कैसे साबित करेंगे फिर आप। क्योंकि नेशनलिटी तो माँ से भी आ सकती है ना, साबित कर सकते, आप सिर्फ बाप के डॉक्यूमेंट पूरे होना जरूरी थोड़ी, यहाँ से भी होगा, किसी का भी नहीं। 50 नाम लिखे हुए आपके, A E I और A को एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करना, मतलब कहीं आई है तो वहाँ ई लिखा हुआ, कहीं ई है तो आई लिखा हुआ, कराओ इसको सही। ये सब चीज़ें कोई कीमत और पैसे नहीं लगता, ऑनलाइन आजकल हर चीज़ अवेलेबल है। इनमें से बहुत सारे डॉक्यूमेंट जो आपको बनाना है, हमारा माइनॉरिटीज डेवलपमेंट सेंटर है रोशन गेट के ऊपर, वहीं डॉक्यूमेंट सब बनते हैं, करेक्शन भी होते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो वहाँ आप जाकर बहरहाल ये सारी चीज़ें बना सकते हैं। अब इसके अलावा और क्या चीज़ें आपकी रिकॉर्ड होंगी, कोर्ट का मैंने कहा, कोर्ट रिकॉर्ड्स भी इसमें काम आएंगे। 1971 के पहले के केसेस थे आपके, प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड्स थे, टैक्सेस कभी सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई भी भरे होंगे तो ये भी वैलिड डॉक्यूमेंट माने जाते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई टैक्स भरे होंगे। एक केस सुनाता हूँ मैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट का ही केस है कि एक साहब थे, उनकी कास्ट थी मोमिन, लेकिन उनके नाम में मोमिन कहीं नहीं लिखा हुआ था। उनको सर्टिफिकेट बनाना है OBC का, तो कहा कि एक डॉक्यूमेंट चलाओ मोमिन लिखा हुआ, कहीं मोमिन लिखा हुआ नहीं, मतलब मोहम्मद फलाना सब वही लिखा हुआ। तो कहा एक तो होना चाहिए। बड़े परेशान हुए, कहाँ से लगा डॉक्यूमेंट। तो फिर वो क्या हुआ, घर के अंदर पुराने कागजात निकाल रहे थे, तो गाँव के रहने वाले थे, तो होता ना वो पुराने उसमें तार के अंदर यूं वो डॉक्यूमेंट अटकाते रहते, चिट्ठियाँ। उसमें उन्होंने कुछ चिट्ठियाँ अटकाई थी, जब वो अपना खेती का माल ले जाकर एक मंडी में बेचते थे। वो सेंट्रल गवर्नमेंट मंडी चलाती थी, तो वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स भरना पड़ता था, एक पावती बनती थी, वहाँ पावती बनती थी, मोमिन मोहम्मद फला, तो वहाँ वो लिखाते थे वो नाम। वो चिट्ठियाँ थी, सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स था, 5 रुपये 2 रुपये टैक्स जो था, वो चिट्ठी की बुनियाद पे उनको OBC सर्टिफिकेट मिल गया, क्योंकि वैलिड डॉक्यूमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट की एक एजेंसी ने आपके नाम में वो लिखा, मोमिन फला फला, समझ रहे आप, देखिए डॉक्यूमेंट भी वैलिड हुआ। तो टैक्स पावतियाँ हो सकती है आपकी, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के आपके स्कीम्स हो सकते हैं, ये सब आपके वैलिड डॉक्यूमेंट। बैंक अकाउंट्स पुराने हो सकते हैं आपके, ये सब वैलिड अकाउंट्स हैं। आर्म्स लाइसेंस हो सकते हैं आपके, हथियार वगैरह जो लोग लाइसेंस से लेते हैं वो भी वैलिड डॉक्यूमेंट, चूंकि सब माना जाता है, इंडियन नेशनल को मिलते हैं ना। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें याद रखिए। बॉन्ड्स हो सकते हैं बैंक्स वगैरह के जो आपके नाम पे होते हैं, ये सब वैलिड डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। अब आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट बनाना चाहिए, क्या क्या आसाम में हुआ था वो रख दिया, अब आप क्या बनाना चाहिए। हाँ, आप हालात वैसे आने से पहले, पहला है बर्थ सर्टिफिकेट के लिए जो कुछ कोशिश कर सकते करिए, लेकिन कोई गलत रास्ता नहीं अपनाना है, वो मैंने बता दिया। उसके अलावा क्या डॉक्यूमेंट लग सकते बता दिया। दूसरा, TC आपकी नहीं है तो निकाल के लाइए और उठा के रखिए। इन सब चीज़ों को निकाल के ला लिए एक साथ, और वो घर में पानी आ गया था सब चला गया, ये मत कीजिए, चूहों ने खा लिया, और ये हिफाजत कीजिए इन डॉक्यूमेंट्स की। तो TC है, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट जितने सब निकालिए। अब तो आपका जो डिजी ऐप आता है, डिजी लॉकर बोल के गवर्नमेंट का एक ऐप है, आपके आधार से लिंक होता है वो, आधार और आपके आधार में लिंक मोबाइल नंबर से खुलता है। आपका सारा रिकॉर्ड 1990 के बाद का ऑनलाइन आ चुका है। आपका लाइसेंस भी उससे मिलेगा, RC बुक मिलेंगी, टैक्स पावती मिलेंगी, गाड़ी के डॉक्यूमेंट मिलेंगे, 10th का सर्टिफिकेट मिलेगा, 12th का सर्टिफिकेट मिलेगा, सब कुछ आ चुका है उसमें। आप जाइए डाउनलोड कर लीजिए।
इसीलिए अभी आप गाड़ी चला रहे तो आपको लाइसेंस और उसके डॉक्यूमेंट कैरी करना जरूरी नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन दिख जाता है। बस वो आप खोल के बता दें ऐप काफ़ी है। इवन एयरपोर्ट पे भी आपको आईडी बताना है, वो ऐप खोलिए, उसके अंदर का आधार बताइए, आपको वैलिड है, आपको ये नहीं बोलता कि फिजिकल आईडी बताओ, उसके डॉक्यूमेंट सब वैलिड माने जाते हैं। वो ऐप डाउनलोड कीजिए, सब आपको मिल जाएंगे। अगर 1990 के बाद आप पास हुए तो खाली आपको सीट नंबर से याद रखना है, कौन सा साल और सीट नंबर डालिए, सर्टिफिकेट डाउनलोड करके दे देता है। ठीक है, तो बहरहाल ये सब चीज़ें ऑनलाइन भी अब होती है, उसको भी आप जहन में रखिए। ठीक, तो आपको ये बनाना है, आधार आपका सही कर ले, नहीं है तो बना ले और सही कर ले, नाम पता वगैरह वगैरह जो भी, माँ का नाम, बाप का नाम, पैन कार्ड है, पासपोर्ट बना लीजिए, तो ये डॉक्यूमेंट सब आपके सही हो जाते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, ठीक है, ये भी एक बहुत अहम डॉक्यूमेंट है, वैलिड डॉक्यूमेंट है। वोटर आईडी होना चाहिए, 18 साल से ऊपर के जितने बच्चे, याद रखिए उनका। एक गलतफहमी लोगों की होती है, बच्चों का पैन नहीं बनता, पैन बच्चों का ही बनता है, 1 दिन के बच्चे का भी पैन बनता है। सिर्फ इतना है, इसकी फोटो नहीं आती उसके ऊपर, फोटो आती है 18 साल के बाद, बना सकते हैं आप, वो भी बनाइए, कोई मसला। 1 दिन का बच्चा है, पैदा होते ही आधार पैन सब बना लेना उसका, देर करने की जरूरत नहीं, सब डॉक्यूमेंट्स आसानी से हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है रेशन कार्ड अगर है तो उसको उठा के रखिए, बहुत वैलिड डॉक्यूमेंट है, नहीं है तो नाम वगैरह डालिए। हालांकि ये नेशनलिटी का कोई प्रूफ नहीं है, बट ये कागजी एतबार से अहमियत का हामिल अपनी जगह आज भी है, याद रखिए। प्रॉपर्टी टैक्स की पावतियां जितनी है कहीं भी भरे होंगे, 5 रुपए की ना उठा के रखिए, ये सब वैलिड डॉक्यूमेंट्स याद रखिए। लाइट बिल्स अगर आपके नाम पे कभी थे, ये भी उठा करके, पुराने से पुराना, ये भी वैलिड डॉक्यूमेंट्स है। गैस कनेक्शन अगर आपके पास होंगे कोई, ये भी वैलिड डॉक्यूमेंट्स माने गए। बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स है, ये भी उठा के रखिए, याद रखिए। प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स चाहे कभी भी हो, बेच भी दियो तो वो बेचने के बाद भी उसका एक कॉपी अपना हमेशा रखिए, क्योंकि वो लीगल डॉक्यूमेंट्स बन सकते हैं आपके, याद रखिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, नेशनलिटी सर्टिफिकेट निकालिए, याद रखिए। मैरिज सर्टिफिकेट्स अगर आपके नहीं बने हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट, वो वक्फ बोर्ड का नहीं, कॉर्पोरेशन से निकालिए मैरिज सर्टिफिकेट। वक्फ बोर्ड का भी एक बनता है, उसकी वैलिडिटी उतनी अहम नहीं है, आप कॉर्पोरेशन से वो सर्टिफिकेट कॉर्पोरेशन में सबमिट कीजिए, कॉर्पोरेशन से लाइए एक सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट बोलते हैं उसको, ठीक है, वो लाइए, याद रखिए। इसी तरह कास्ट सर्टिफिकेट्स आपके पास अगर है, बाप दादा की आपकी भी कास्ट है, ओबीसी थे, फलां थे, वो भी उठा के रखिए। नहीं है तो बना लीजिए अगर आप उस कास्ट को बिलोंग करते हैं तो, ठीक है। इसी तरह डेथ सर्टिफिकेट भी निकालिए, जो लोग चले गए, क्योंकि उनसे लिंक साबित करना है आपको। 1987 से पहले अब्बा पैदा हुए थे लेकिन मर गए भी, तो भी उनका लिंक साबित करना है ना, अब्बा थे और अब्बा मरे, चाहिए बर्थ सर्टिफिकेट तो नहीं था, डेथ सर्टिफिकेट तो बनाओ, यहाँ मरे थे, फला जगह हुआ था, ये सब वैलिड डॉक्यूमेंट्स याद रखें। तो गुजारिश करूंगा इन डॉक्यूमेंट्स को बना ले, घबराने की और परेशान होने की जरूरत नहीं है, चीज़ों को सही करने की ज़रूरत है, होश और हवास और सब्र के साथ करने की ज़रूरत है, और पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जो हवा बन जाती है ना एकदम, और वो जोश में कभी कभार 2-4 कदम चल भी लेते मियाँ भाई, वैसा नहीं है। मुस्तकिल मिजाजी से काम करते रहना, ये करते रहना। आज आपको तकलीफ नहीं आएंगी, कल बच्चों को देना ही। अच्छा, इस चीज़ को आप ये मत समझिए कि हमारे खिलाफ, हमारे मज़हब की वजह से खिलाफ है। आप उन लोगों का सोचिए बेचारे जो ओबीसी एससी एसटीज है, वो क्या करेंगे, उनके पास तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं, ना ज़मीन कभी बेचारों ने ली ज़िंदगी में, ना गाड़ी कभी उनको नसीब है बेचारों को, गुर्बत के मारे ज़िंदगी गुजारी है, कोई कागज़ पत्तर नहीं, रहने को जगह नहीं जिनके पास, कैसे साबित करेंगे वो? तो उनके लिए भी कोई ना कोई चीज़ को तो वैलिड माना जाएगा ना, हम भी उस कैटेगरी में फिर आ जाएंगे। लेकिन कोशिश करना हर चीज़ के लिए। हमारा मामला ये कि 2 दिन जोश आते हैं, 2 दिन डर जाते हैं, 2 दिन फलां कर दे, 2 दिन ये कर दे, और फिर उसके बाद माशाल्लाह सब अच्छा चल रहा है, चूँकि दावतें अच्छी चल रही, तो सब अच्छा चल रहा है, सब पूरा माहौल अच्छा हो गया, ये हमारा मिजाज है, खुश हम इसमें। लेकिन कल कागज़ है तो क्या होगा, इसको 50 रुपये जब में डाल देंगे, उसको 200 रुपये दे देंगे, कब तक, किस दर्जे तक ये 200 रुपये और 100 रुपये आपको लगता है काम आएंगे आपको? कभी ना कभी ये तकलीफ आने वाली है। तो लिहाजा गुजारिश करूंगा, इन तमाम चीज़ों को सही करने की ज़रूरत है। परेशान होकर इधर उधर भागने की, गलत डॉक्यूमेंट बनाने की, फॉर्ज, फेक, इंटरपोलेटेड जिसको बोलेंगे डॉक्यूमेंट, कभी गलती मत कीजिए इस करने की। हाथ से कर ले रहे लोग करेक्शन बनाइए, देखा हाथ से करेक्शन नहीं होता डॉक्यूमेंट से भाई, ये पुराने बोले हाथ से कैसा, ये इतना बड़ा खतरा। 1 साल में दोनों की इंक बदल जाएंगी, मालूम आपको, 1 साल लगेगा सिर्फ, ये इंक अलग हो जाती है, वो इंक अलग दिखती है बिल्कुल। तो ये सब चीज़ें नहीं करना है, जो सही चीज़ है वो करने की इसको ज़रूरत है, याद रखिए। और डॉक्यूमेंट्स है तो उनको उठाकर सेफगार्ड करने की ज़रूरत है, याद रखिए। और सिंपल एक कैरी बैग में, एक पन्नी के अंदर डाल के उसको ऑक्सीजन, मतलब खुली हवा से बचाते रहिए, कई ज़माने तक डॉक्यूमेंट्स अच्छे होते हैं। और डॉक्यूमेंट्स को खास तौर से जो लॉकर्स होते हैं, एक स्पेशल लॉकर्स आते हैं, फायर प्रूफ लॉकर्स आते हैं, उनमें कभी मत रखना। जो फायर प्रूफ लॉकर्स आते हैं उसमें डैम्पनेस आती है हमेशा, और वहाँ जितने इंक से लिखे हुए डॉक्यूमेंट सब ब्लॉट हो जाते हैं, इंक फैल जाती है उसके अंदर। लैमिनेशन कभी मत करना डॉक्यूमेंट्स को, लैमिनेट करने के साल 2 साल में अगर इंक पेन से, बॉल पेन से लिखा है, पूरा ऑयल निकलता है और पूरा डॉक्यूमेंट खराब हो जाता है, वो सही नहीं होता है। बगैर उसका डॉक्यूमेंट 50 साल तक अच्छा रहेगा, लैमिनेट करने 5 साल बाद डॉक्यूमेंट को पढ़ना भी मुश्किल होता है, इंक फैलना शुरू हो जाती है, क्योंकि कागज़ उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है। समझ रहे आप? तो ये सब चीज़ों को जहन में रखते हुए, सिंपल चीज़ें हिफाजत करने में जो चीज़ें आती है, बस वो थैली में भर के हैंगर में मत लटका दो। हाँ, उसकी एक जगह होती है, जैसे पैसे वगैरह जहाँ रखते हैं
वहाँ उसको उठा के रखिए। ये बड़ी अहम चीज़ें याद रखें, नहीं है तो अपने बनाइए और अपने बच्चों की वगैरह ये तैयार कीजिए। डर वगैरह की है माहौल बनाने की अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूरत नहीं है। बाकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मददगार है ज़ाहिर सी बात है मुसलमानों का, लेकिन ये दीन और शरीयत चाहता है आप भी अपनी तरफ से पहले कुछ पहल करें, है ना? हदीस में है कि जब बंदा चल कर आता है तो अल्लाह दौड़ कर आता है। तो ये हदीस के अंदर मतलब आप कोशिश करो तो अल्लाह की तरफ से मदद भी आएँगी। तो बहरहाल कोशिश भी ज़रूरी है। ये चंद बातों के साथ, कलिमात के साथ, चूँकि अहम टॉपिक था, मैंने चाहा कि एक दर्स के अंदर सारी चीज़ें कंप्लीट कर दूँ ताकि ऑनलाइन में जब ये लोग देखेंगे तो सबको एक साथ फ़ायदा हो सकता है। इसी पे अपनी बात को ख़त्म करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह सुब्हान तआला उम्मत मुस्लिमा की जान और माल की हिफ़ाज़त करे। हम तमाम को वक़्त और हालात के एतबार से अपने आप को ढालने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जब तक हमें ज़िंदा रखे इस्लाम और ईमान पर ज़िंदा रखे। ख़ात्मा ईमान पर हो। आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के ज़रिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट अस पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हक़दार बनें। रोज़ाना हमारे वीडियोज़ को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएँ। हमसे दीगर सोशल मीडिया पे जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।